हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। कैसे हो आप सब? होपफुली आप सब अच्छे हो, आपका प्रिपरेशन ढंग से चल रहा होगा, है ना? और तो क्या आपने बेसिकली जो क्लास देखा था वो आपने देखा था कि हमारा बेसिकली मैंने आपको बताया था कि फ्लूइड मैकेनिक्स बेसिकली होता है क्या, फ्लूइड क्या होता है, और फिर मैंने आपको बताया था कुछ अलग अलग मैकेनिक्स जो आप पढ़ते हो, लाइक इंजीनियरिंग मैकेनिक्स और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल और फ्लूइड मैकेनिक्स, सब बेसिकली मैकेनिक्स का ही पार्ट था। ये मैंने आपको दिखाया था। आज जो बच्चों हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं क्या क्या एजम्पशंस होता है, जो हम अपने थर्मो अपने जब फ्लूइड मैकेनिक्स की बात करते हैं तो उसमें क्या क्या एजम्पशंस इन्वॉल्व होता है, क्या क्या एजम्पशंस वहां लगता है। और फिर हम यहाँ पे देखने वाले हैं एक प्रॉपर्टी विस्कोसिटी। आज के सेशन में ये डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ बच्चों अपना एजम्पशंस, जैसे कि आपने देखा होगा, तो जब कुछ भी आप पढ़ते हो तो ऐसा नहीं कि परफेक्ट हो जाता है चीजें, कुछ ना कुछ हमें एजम्पशंस लेना ही पड़ता है। यहाँ पे जो एक हमारा एजम्पशन होता है वो होता है, पहला एजम्पशन होता है कि concept of continuum is applicable. First assumption is that concept of continuum is applicable. ये फर्स्ट है। concept of continuum concept of continuum is applicable. Concept of continuum is applicable is valid, लिख लो। concept applicable is valid. अब बोलोगे सर ये कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम क्या है, और ये आप एजम्पशन क्यों ले रहे हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम जो हमारा वैलिड होना चाहिए ये है क्या, और ऐसा एजम्पशन आप क्यों ले रहे हो? ऑब्वियस सी बात, आपके दिमाग में ये बात आ रहा होगा, जैसे आप कर क्यों रहे हो सर? वेल, मैं इस पॉइंट पे आता हूँ माय डियर फ्रेंड्स। साउंड वगैरह पूरी क्लियर है ना? Well, देखो आप जानते हो कोई भी बॉडी है, दुनिया में कोई भी बॉडी है तो ये ऑब्वियस सी बात है, एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस अलग अलग चीज में अलग अलग चीज से मिलकर बना होगा। तो जैसे कि सपोज करो हमारे पास ये कोई बॉडी है, तो ये बोलोगे सर ये कहीं ना कहीं किससे मिलकर बना हुआ है, तो सर एटम से मिलकर बना होगा, है ना? और एटम्स कुछ इस टाइप से होगा। ये आप कहाँ देख रहे हो बच्चों? जूम करके देख रहे हो, है ना? ये सारे के सारे आप क्या कर रहे हो? जूम करके देख रहे हो, ओके। ये जो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सब बहुत है, मैं आपको जूम करके दिखा रहा हूँ इस टाइप से। अब देखो सपोज करो, और एक बात आप जानते हो, जो आपका आप जो बोलते हो कि सर जो हमारे पास क्या, जो हमारे पास मेरे दोस्त एटम्स होता है वो क्या होता है? एटम्स बेसिकली आपका स्पेरिकल होता है। एटम्स कैसा होता है? इट इज इन द शेप ऑफ स्पेरिकल, है ना? ये तो आप जानते हो एटम्स स्पेरिकल के शेप में होता है। अच्छा एक बात बताओ, जहाँ जब कभी भी चार एटम्स मिलेगा, सपोज करो एक एटम्स ये है, दूसरा एटम्स ये है, तीसरा एटम्स ये है, चौथा एटम्स ये, ऐसे करके चार एटम्स। मुझे बताओ यहाँ पे जहां पर भी जब कभी भी चार एटम्स मिलेगा वहां पे एक वैकेंसी क्रिएट होगा कि नहीं होगा? ये देखो, जो एटम्स है वो तो ठीक है, उसके पास मास है, वो अपने मॉलिक्यूल से भरा पड़ा है, एटम्स है उसके पास मास है, ये तो भरा हुआ है, उसको कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे मास है। ओके, एवरीथिंग इज फाइन। यहाँ पर भी क्या है? मास है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर भी मास है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है मास। बट अगर मैं आपसे पूछूं, यहाँ पर भी मास है, बट जब कभी भी चार एटम्स मिलेगा तो वहां पे कैविटी फॉर्म होगा कि नहीं होगा? बोलोगे ये बिल्कुल होगा सर। हालांकि सबका शेप सेम होना चाहिए, मेरे से छोटा बड़ा हो जा रहा है स्पेरिकल ये जो शेप है, बट शेप क्या होगा सबका? सेम ही होगा। तो इस टाइप से जब चार मिलेगा तो एक वैकेंसी क्रिएट हो जाएगा अपने आप। ये जो आपको एरिया दिख रहा है बच्चों, ये वाला पार्ट ये क्या है? खाली है। ये वाला पार्ट क्या है? पूरी तरह से खाली है, मतलब वैकेंट है। चाहिए, दिस पार्ट इज टोटली वैकेंट, ओके। ऐसे ही होगा, आप कभी चार मिलेगा ऐसे करके, है ना? कभी भी चार। और एक बात बताओ, आप मॉलिक्यूल्स की बात करोगे तो बोलोगे सर इनफाइनाइट नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स होगा। यहाँ पे तो मटेरियल है सर, जब एटम्स है तो मटेरियल है उसके पास, लेकिन जब कभी भी चार मिलेगा तो चूंकि ये स्पेरिकल शेप में है सर, क्योंकि ये स्पेरिकल शेप में है तो यहाँ पे कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। यहाँ पे क्या होगा? कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा। और जब कैविटी का फॉर्मेशन हो जाएगा मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, है ना? कुछ भी नहीं है। अब देखो, जैसे आप बोलोगे सर जैसे मैंने बोला, मान लो कि टेम्परेचर इज ए फंक्शन ऑफ 4x, इधर x हम बता रहे हैं, तो देखो जहां पे जो बच्चों टेम्परेचर होने के लिए एटम्स या मटेरियल की होना जरूरी है, क्योंकि टेम्परेचर क्या है? वही ना, जब ये कोलाइड करता है तभी तो आपको टेम्परेचर होता है ना? जब ये कोलिजन करता है उससे जो एनर्जी लॉस होता है वही आपको टेम्परेचर के फॉर्म में दिखता है। तो कहीं पर भी बात करो, टेम्परेचर होने के लिए जरूरी है कि वहां पे एटम्स हो। आप बोलोगे सर देखो, जब चार को जहां भी मिलेगा ऐसे करके चार अगर हमारे पास एटम्स मिल रहा है
है ना। तब क्या होगा सर, क्या होगा, तो यहाँ पे तो ठीक है, मटेरियल है मटेरियल है मटेरियल है मटेरियल है, लेकिन जहां पे खाली है सर, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो वहां पे टेम्परेचर भी कुछ नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पे खाली है तो यहाँ पे टेम्परेचर कुछ नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। तो फिर हमारे लिए ऐसे स्टडी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इस टाइप से एनालिसिस करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर जगह टेम्परेचर अलग अलग होगा। हर जगह किसी भी एक पॉइंट पे देखोगे तो पता नहीं क्या है टेम्परेचर, हम डिसाइड नहीं कर सकते, क्योंकि हर जगह वैक्यूम है, लाखों करोड़ों एटम मॉलिक्यूल्स है, तो आप नहीं डिसाइड कर सकते हो। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम ये बोलता है कि आप ये मान लो ये जो वैकेंट है ना वो बहुत कम है, और ऐसा मान के चल सकते हो कि ये वैकेंसी नहीं है। और ऐसा भी आप समझो, अब एक चीज देखो, यहाँ पे मास है तो डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, यहाँ पे कुछ ना कुछ डेंसिटी है, लेकिन जब वैक्यूम हो जाएगा तो कुछ भी डेंसिटी नहीं होगा, तो पूरा खाली है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमको ये बोलता है, भाई साहब आप ऐसे मान के चलो कि हर जगह मटेरियल है, कहीं पर भी खाली नहीं है। ये हमें मान के चलना होगा, ताकि हमारा एनालिसिस क्या हो, इजी हो, हम इजी से अपने सब्जेक्ट एनालिसिस कर सके। अगर ऐसा नहीं होगा तो फिर बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा एनालिसिस करना, ठीक है। सो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम स्ट्रेस दैट देयर इज ए यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास थ्रू आउट द बॉडी। तो आप बोलोगे सर अकॉर्डिंग टू कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, क्या बोल सकते हो, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यही होता है। कभी आपको बोलेगा क्यों मानते हो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, तो बोल देना कि सर देखो एक्चुअली में वाइड होगा, जब वाइड होगा तो वहां पे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, तो फिर एनालिसिस करना मुश्किल हो जाएगा, डेंसिटी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो हम लोग ऐसा मान के चलते हैं सर कि वॉइड लगभग निग्लिजिबल है। तो कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम यही बोलता है कि हर जगह मास का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सेम है, ताकि हमें चीजें को एनालिसिस करना क्या हो, इजी हो। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, concept of continuum, there is there are uniform distribution of mass, uniform distribution of mass, uniform distribution of mass throughout the body, throughout the बॉडी में हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों, सेम है। अच्छा आपको दिख नहीं रहा होगा ना, थ्रू आउट द बॉडी है, ओके। अब मैं थोड़ा सा क्लियर करूंगा, ये बात थोड़ा सा मेरे पीछे आ जाता है तो आपको नहीं दिखेगा, नो प्रॉब्लम। तो ये होता है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम। अब बोलोगे कि सर एक बात बताओ, क्या कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हमेशा अप्लीकेबल है क्या, बताओ। जैसे मैं एक एग्जाम्पल से आपको बात बताता हूँ। सपोज करो ये क्लासरूम है, लेट्स से है ना, क्लासरूम में 400 चेयर्स है, कितना है, हम क्लासरूम में ऐसे करके 400 चेयर्स है, 400 चेयर्स लगा हुआ है आपके क्लासरूम में, आप यहाँ पढ़ने आते हो, है ना? ऐसे करके अब मैं एक से आपसे बात पूछना चाहूंगा। मुझे एक बात बताओ, सपोज करो 400 चेयर है, और क्लास में उस दिन 380 स्टूडेंट आता है या 390 स्टूडेंट होता है ना। क्लास में टोटल कैपेबिलिटी कितना था, 400 चेयर था। तो किसी दिन मान लो क्लास में 380 या 390 लड़का आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है बेसिकली, तो आप बोलोगे कि सर मान लो ऐसा लगता है कि पूरा क्लास भरा हुआ है, ऐसा आपको लगेगा कि बहुत कम कैपेसिटी है, मतलब क्लास पूरी तरह से भरा हुआ है, ऐसा आपको प्रतीत होगा, ऐसा लगेगा, एक्चुअली में खाली है बट बहुत कम खाली है। तो बोलोगे सर इसका मतलब यहाँ पे हर जगह स्टूडेंट बैठा है, हर जगह स्टूडेंट है, मतलब कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल है, मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। लेकिन सपोज करो 400 बच्चे की सीट था, और क्लास में आ रहा है मुश्किल से 100 स्टूडेंट, तो आपको क्या कैविटी नहीं दिखेगा, क्या आपको गैप नहीं दिखेगा क्या, बिल्कुल दिखेगा सर, पूरा का पूरा खाली चेयर दिखेगा हमको। तब यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं है। मैं एक बात बताता हूँ बच्चों, कभी आपसे पूछा जाए कोई एक ऐसा एग्जांपल बताओ जहां पे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल नहीं है बच्चों, तो बोलोगे सर देखो ऐसा मटेरियल जिसमें बॉडी बहुत दूर दूर हो, एटम्स बहुत दूर दूर हो। अगर एटम्स बहुत दूर दूर होगा सर, तो गैप हमको सीधा दिख जाएगा सर, बहुत ज्यादा गैप हमको दिखेगा सर। तो यहाँ पे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल नहीं होता है। जैसे क्या, रेडिफाइड गैस थ्योरी, आपने नाम सुना होगा, रेडिफाइड, रेडिफाइड गैस। जो रेडिफाइड गैस होता है उसकी डेंसिटी बहुत कम होता है, मॉलिक्यूल्स बहुत दूर दूर होता है, ठीक है। एक चीज और, तो उसमें कभी भी कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल नहीं होता है। एक बात और, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल है या नहीं अप्लीकेबल है, ये किस बात से डिसाइड होता है बच्चों, तो एक नंबर होता है न्यूटन नंबर। गेट वालों ये चीज ध्यान से सुन लो, आ जाएगा आपको इंटरव्यू में। एक नंबर होता है न्यूटन नंबर, न्यूटन नंबर, न्यूटन नंबर के आधार पर ही हम डिसाइड करते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल है या नहीं है। अगर न्यूटन नंबर की वैल्यू, इसकी वैल्यू 0.01 से कम है,
तब हम बोलेंगे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज अप्लीकेबल, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज अप्लीकेबल, कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम इज अप्लीकेबल। और अगर नोशन नंबर की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, इस केस में आप कभी भी कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम नहीं लगा सकते हो। तो अब आपको पता चल गया होगा कि सर कहां पे कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम हम मान के चलेंगे। जब कभी भी नोशन नंबर की वैल्यू 0.01 से कम है, तो इस केस में बोलोगे कि वहां पे सर कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम एप्लीकेबल है, मतलब ऐसा माना जा सकता है और मानने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा मान के स्टडी कर सकते हैं कि हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन सेम है सर। अगर ऐसा नहीं है, न्यूटन नंबर अगर ज्यादा है सर 0.1 से, तो इस केस में मास का डिस्ट्रीब्यूशन हर जगह यूनिफॉर्म नहीं होगा, सेम नहीं होगा, बहुत ज्यादा वाइड होगा सर। तो इस केस में हम कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम को अप्लीकेबल नहीं कर सकते। बट बच्चों हमारा एजम्पशन क्या है? तो हमारा एजम्पशन है कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम वैलिड, मतलब हम लोग जब तक एनालिसिस कर रहे हैं, जब हम फ्लूइड की बात करेंगे तो हर जगह कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूम अप्लीकेबल है। मतलब हम ये मान के चलेंगे कि हर जगह डेंसिटी सेम है, हर जगह मास का डिस्ट्रीब्यूशन क्या है बच्चों? सेम है। ये हमारा एजम्पशन का पार्ट होगा। ये पहला पार्ट हो गया। नो सेकेंड चीज होता है सेकेंड एजम्पशन जो होगा, जैसे आपने देखा था सेकेंड एजम्पशन, सेकेंड एजम्पशन होगा, सेकेंड एजम्पशन जो होगा हमारा, जो हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ते हैं, वो है नो स्लिप कंडीशन। क्या होगा? नो नो स्लिप सेकेंड एजम्पशन होगा नो स्लिप कंडीशन। अब आप बोलोगे सर ये नो स्लिप कंडीशन क्या होता है सर? व्हाट इज नो स्लिप कंडीशन? जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ। नो स्लिप कंडीशन जब हमने बोला बच्चों, इसका मतलब है जैसे हमारे पास ये सरफेस है ना, जब हमारे पास मान करो ये कोई सरफेस है, उसके ऊपर कोई फ्लूइड फ्लो कर रहा है, लेट्स अज्यूम कुछ हमारे पास H2O या कोई भी फ्लूइड पास कर रहा है, कुछ फ्लूइड हमारे पास क्या हो रहा है? पास हो रहा है। ओके, तो ऐसा आप प्रतीत होता है, ऐसा कहा जाता है, जो फ्लूइड का पार्टिकल्स सरफेस के कांटेक्ट में होगा, इस सरफेस के कांटेक्ट में होगा, तब क्या होता है? ये फ्लूइड पार्टिकल्स की वेलोसिटी वही होगा जो इस सरफेस का होगा। मतलब जो फ्लूइड पार्टिकल्स जस्ट सरफेस के कांटेक्ट में है, जस्ट सरफेस के कांटेक्ट में है, उसकी वेलोसिटी वही होगा जो उस सरफेस का होगा। मतलब नो स्लिप कंडीशन कहने का मतलब होगा देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन between the between the solid surface and the fluid surface of fluid particles which is in contact with the surface। उस सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में होगा, उसमें कोई भी मोशन नहीं होना चाहिए, इसको हम बोलते हैं नो स्लिप कंडीशन। तो हाँ, मतलब जब बोलोगे किसी ऐसे हमारे पास ये कोई सरफेस है, तो यहाँ पे जब फ्लूइड फ्लो हो रहा होगा, कोई भी हमारा जब इसके ऊपर पास कर रहा होगा, एयर भी हो सकता है कुछ भी, तो जो जस्ट इसके कांटेक्ट में होगा उसका और इसके बीच में सॉलिड सरफेस के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी होगा क्या हो जाएगा? आपका जीरो हो जाएगा। क्या ये बात क्लियर है मेरे दोस्त? क्या ये बात क्लियर है? बताओ, थिंग इज क्लियर और नॉट? ओके, गुड। तो ये था हमारे पास दो एजम्पशंस। नाउ नेक्स्ट जो होगा हम लोग यहाँ पे जो डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, तो नेक्स्ट थिंग दैट आई विल डिस्कस दिस इज व्हाट विस्कोसिटी। देखो विस्कोसिटी क्या होता है, वो भी एक फ्लूइड का प्रॉपर्टी है। अच्छा एक बात बताओ, अगर मैं बोलता हूँ प्रॉपर्टी, जैसे विस्कोसिटी क्या है? ये फ्लूइड प्रॉपर्टी है। ओके, फ्लूइड का प्रॉपर्टी है।
अच्छा, मैं आपसे फ्लूइड तो मैंने ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। मैं आपसे पूछूं व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी क्या होता है तो क्या बताओगे एनीबॉडी? मैं आपसे पूछूं प्रॉपर्टी क्या होता है तो कुछ बताओगे क्या? क्या लगता है बताओ मेरे दोस्त, व्हाट डू मीन बाय प्रॉपर्टी? प्रॉपर्टी क्या होता है? एनीबॉडी? देखो, मोस्टली स्टूडेंट जो इसका आंसर देता है थोड़ा गलत होता है। मैं बताता हूँ पहले गलत डिफिनेशन क्या होता है। मोस्टली स्टूडेंट, इवन आप मोस्टली नोट्स बुक में भी देखोगे लिखा होगा एनी कैरेक्टरिस्टिक सब सिस्टम, मोस्टली बुक इसको लिखता है प्रॉपर्टी को, दिस इज एनी कैरेक्टरिस्टिक सब सिस्टम। एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम का जो कैरेक्टर है उसको प्रॉपर्टी बोलते हैं। बट बच्चों ये डिफिनेशन सही नहीं है, ये डिफिनेशन सही नहीं है। आप देखोगे हर जगह ये लिखा रहता है एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, नहीं। मैं एक एग्जांपल से आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे मैंने आपकी एक अपना मार्कर आपको दिख रहा है आपको, दिख रहा होगा। एक बात बताओ, इस मार्कर को आप कैसे पहचानोगे, इस पेन को आप कैसे पहचानोगे? तो बोलोगे सर उसके कलर से हम पहचानेंगे। मैं बोलूंगा कि दोस्त मेरे को ब्लैक कलर ला के दो, तो आप मुझे एक पेन दे दोगे। क्यों? इसकी ये कैरेक्टर है ब्लैकनेस, उसके कलर जो है उसकी कैरेक्टर है। लेकिन मेरा अगला क्वेश्चन आपसे होगा, ये ठीक है ये मार्कर तो ब्लैक है, लेकिन मुझे ये बताओ ये मार्कर कितना ब्लैक है, क्या बताओगे? ये ब्लैक तो है, लेकिन मेरा आपसे क्वेश्चन है कितना ब्लैक है? क्या कुछ बता सकते हो क्या? कितना ब्लैक है, लो देखो कितना ब्लैक बताओगे आप? कितना ब्लैक है? आप बोलोगे सर बहुत ब्लैक है। फिर बोलेगा कम ब्लैक है। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बच्चों, हम जो इंजीनियर लोग होते हैं ना, हमें कम और ज्यादा का समझ नहीं है, हमें मैग्नीट्यूड चाहिए। हमें उसकी कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड या न्यूमेरिकल्स वैल्यू चाहिए, तभी जाके हम समझ सकते हैं। तो ऐसा जो आप बोल देते हो एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम इज प्रॉपर्टी, ये सही डिफिनेशन नहीं है। सही डिफिनेशन है एनी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम which can be measured, which can be measured, or which having some numerical value, which having some numerical value। इसके पास कुछ ना कुछ क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसी को हम प्रॉपर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो विस्कोसिटी भी इसी में हमारा एक प्रॉपर्टी का टाइप होता है, ठीक है। अलग अलग भी बहुत तरह का होगा, जैसे विस्कोसिटी होगा, सरफेस टेंशन भी होगा, बाइंडिंग प्रॉपर्टी होगा, अलग बात है। फिर कैपिलरी की हम बात करेंगे, फिर यहाँ पे पेपर प्रेशर की बात करेंगे, फिर कैविटेशन की बात करेंगे, है डेंसिटी की बात करेंगे। ये सब क्या उसका प्रॉपर्टी ही है, ठीक है। सो विस्कोसिटी क्या होता है थोड़ा मैं इसके बारे में आपको बताऊं। पहले तो आपको समझ में आएगा प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी सिर्फ वही होगा जिसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, जिसको हम क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। सिर्फ वही हमारा क्या होगा, प्रॉपर्टी कहलाएगा। वही कैरेक्टर जिसको मेजर या नहीं कर सकते वो कैरेक्टर नहीं, वो कैरेक्टर जो है, जैसे कि कलर, कलर को मेजर नहीं कर सकते थे बच्चों, ये हमारे लिए प्रॉपर्टी नहीं होगा, ठीक है। ये हमारे लिए प्रॉपर्टी नहीं होगा। देखो ये होता क्या है विस्कोसिटी, थोड़ा इसको समझने की कोशिश करो। देखो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि एक होता है नो स्लिप कंडीशन, है ना। नो स्लिप कंडीशन होता है, तो ये हमारा एजम्पशन होता है नो स्लिप कंडीशन, मतलब फ्लूइड को भी सरफेस पे। अब एक बात बताओ, जो ऐसे करके मान लो पानी फ्लो कर रहा है, लेट से इस टाइप से क्या चल रहा है बच्चों, पानी चल रहा है H2, है ना? तो आप जानते हो कि सर जो फ्लूइड इस सॉलिड के कांटेक्ट में आएगा वो सॉलिड के साथ क्या होगा, एडर हो जाएगा, उसके साथ चिपक जाएगा, उसका कोई वेलोसिटी नहीं होगा, बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। अच्छा एक बात बताओ, इसके ऊपर का जो पार्टिकल्स है यहाँ पे है, ये कुछ आगे जा रहा होगा, लेकिन आप जानते हो कि सर इसके इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, बताओ। इसके इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, बोलोगे बिल्कुल लग रहा होगा सर। इसके इसके बीच में एक फोर्स लग रहा होगा, बिल्कुल लग रहा होगा। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग कौन सा फोर्स बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड कोहेजन फोर्स। तो हम लोग क्या बोलते हैं, कोहेजन फोर्स बोलते हैं, ठीक है, कोहेजन फोर्स। तब देखो ये जो पार्टिकल ऊपर वाला है इसको मैं वन बोल दूं तो ये आगे ले जाना चाहेगा, बट पार्टिकल जो नीचे वाला है बच्चों ये आगे नहीं जा पाएगा बिकॉज ऑफ नो स्लिप कंडीशन। तो ये जो नीचे वाला है इस फोर्स के कारण उसकी वेलोसिटी कम कर देगा, बिल्कुल कर देगा। मान लो ये पहले 5 था तो यहाँ पे 4.5 हो जाएगा, फिर आएगा, फिर इसके इसके बीच में फिर होगा, तो ऐसा करके जब ये आगे जाता रहेगा तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, कम होता रहेगा।
तो विस्कोसिटी क्या है, फ्लूइड का एक प्रॉपर्टी है जिसके थ्रू क्या होता है, अपने जो एडजेसेंट वन लेयर पार्टिकल अपने एडजेसेंट लेयर के पार्टिकल्स की वेलोसिटी को कम करता है। तो सिंपल वर्ड में लिख सकते हो सर, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, viscosity is a property of fluid because of which one layer of fluid particles, one layer of fluid particles applied resistance to the flow of adjacent layer, to the flow of their adjacent फ्लो ऑफ देयर एडजेसेंट लेयर, उसका जो एडजेसेंट लेयर होता है उसके फ्लो की क्या करेगा बच्चों, रोकने का काम करेगा, उसको क्या करेगा, रोकेगा। पहला पॉइंट। अब देखो, अगर ये हमारा लिक्विड था तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या है लिक्विड में, विस्कोसिटी किसके कारण से आ रहा है, तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड क्या होगा, कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन लिक्विड विस्कोसिटी क्यों आ रहा है लिक्विड में बच्चों, तो बोलोगे सर विस्कोसिटी जो आ रहा है लिक्विड में वो इसी फोर्स के कारण रोकने काम करता है, इसी फोर्स के कारण तो आता है, किसके कारण, कोहेजन फोर्स के कारण, कोहेजन फोर्स के कारण आता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेजन फोर्स बढ़ जाएगा या घटेगा, बताओ। इफ यू इंक्रीज द टेम्परेचर तो जो आपका कोहेजन फोर्स है ये बढ़ेगा या घटेगा, क्या बोलोगे, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेजन फोर्स बढ़ेगा या घटेगा, तो आप बोलोगे सर जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा तो टेम्परेचर कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोहेजन फोर्स कम हो जाएगा, दैट इज बाय टेम्परेचर को इंक्रीज करो तो मॉलिक्यूल दूर दूर चला जाएगा, कोहेजन फोर्स क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, कोहेजन फोर्स डिक्रीज हो जाएगा, 10 viscosity in liquid, viscosity in liquid will decrease। देखो फिर से समझो, जब आपका ये रेजिस्टेंस क्यों आ रहा था, तो बोलोगे सर कोहेजन फोर्स के कारण आ रहा था, कोहेजन फोर्स जितना ज्यादा स्ट्रांग होगा रेजिस्टेंस उतनी ज्यादा होगा, बिल्कुल सही बात है सर, किसके केस में, लिक्विड के केस में, मतलब कोहेजन जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस जितना ज्यादा होगा विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा, विस्कोसिटी उतना ज्यादा होगा। अब देखो अगर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो कोहेजन फोर्स आपका क्या हो गया, कम हो गया, और जब आपका कोहेजन फोर्स कम हो गया तो विस्कोसिटी भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, ये था लिक्विड में। अगर हम गैस की बात करते हैं, कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेज, कॉज ऑफ विस्कोसिटी कॉज ऑफ विस्कोसिटी इन गैसेज, तो गैस में जो होता है ना विस्कोसिटी, एक तरह से विस्कोसिटी क्या करा रहा है, एक तरह से आपका विस्कोसिटी क्या करा रहा है, आप बोलोगे सर जो विस्कोसिटी हमारा करा रहा है लॉसेज करा रहा है, जितनी ज्यादा लॉसेज होगा विस्कोसिटी उतनी ज्यादा होगा। तो गैस में जो लॉसेज होता है क्यों होता है बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं गैस में जो लॉसेज होता है क्यों होता है, तो आप क्या बोलोगे, तो गैस में जो लॉसेज होता है मॉलिक्यूल्स को कोलाइड करने के कारण होता है, मॉलिक्यूल जो कोलिजन करता है इसके कारण होता है, जितना मॉलिक्यूल्स कोलाइड करेगा कोलिजन से लॉस होगा। तो क्या हो, जब विस्कोसिटी इन गैसेज जो है इसको आप बोलोगे सर ये जो होता है मॉलिक्यूलर कोलिजन के कारण, मॉलिक्यूलर कोलिजन, और मॉलिक्यूलर को एक दूसरा बात बोल सकते हो मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर, मॉलिक्यूलर मोमेंटम
मॉलिक्यूलर मोमेंटम देखो, जब ये मॉलिक्यूल ऐसे कोलाइड करेगा तो आप जानते हो कोलिजन में तो गारंटी एनर्जी का लॉस होगा। जब कोलाइड करेगा तो क्या होगा, उसमें एनर्जी का लॉस होगा। वेल, अब देखो एनर्जी जितना लॉस हो रहा है विस्कोसिटी उतनी ज्यादा है। तो गैस में जो लॉस हो रहा है मॉलिक्यूल्स के कोलिजन के कारण, जब मॉलिक्यूल्स कोलाइड करता है तो कोलिजन एनर्जी लॉस हो जाता है। तो गैस में जो वजह है विस्कोसिटी का वो है मॉलिक्यूलर कोलिजन और मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। मोमेंटम ट्रांसफर क्यों, जैसे मॉलिक्यूल्स है इसे टकराएगा तो मोमेंटम लेगा कि नहीं लेगा। जैसे ये मॉलिक्यूल्स है ना, अब देखो ये ऐसे मूव, अगर ये हाई एनर्जेटिक पार्टिकल है, ये लो एनर्जेटिक पार्टिकल है, तो हाई एनर्जी देगा इसको, इसको एनर्जी देगा, तो इसको मोमेंटम आया कि नहीं आया, ऐसे करके टकराया इसको मोमेंटम दे दिया, हाई एनर्जेटिक पार्टिकल लो से टकराया। तो इसीलिए इसको कभी कभार बोला जाता है मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर भी। तो कॉज ऑफ विस्कोसिटी क्या होता है, मॉलिक्यूलर कोलिजन या मॉलिक्यूलर मोमेंटम ट्रांसफर। अब एक बात बताओ, अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तब क्या होगा इन गैस, बाय इंक्रीजिंग इन टेम्परेचर। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा या घटेगा। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ेगा या घटेगा। तो बोलोगे सर अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो मॉलिक्यूलर कोलिजन क्या होगा, कोलिजन हमारा बढ़ जाएगा। तो मॉलिक्यूलर कोलिजन बढ़ जाएगा तो लॉसेस क्या होगा, बढ़ जाएगा। बोले तो विस्कोसिटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ओके, और बच्चों मैं आप लोग को बता दूं, आपको जो क्लास के बारे में अपडेट है, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, जैसे आपने अभी देखा एड अंकल गेट की तैयारी, इसी नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, एड अंकल गेट की तैयारी करके, ठीक है, गेट की तैयारी। तो कोई भी लेटेस्ट अपडेट क्लास वगैरह या कुछ और भी नोट्स वगैरह के लिए आपको है, तो ये हमारा यूट्यूब हमारा जो ये चैनल है बच्चों, जो मैं आपको अभी दिखाने वाला हूँ, आप हमारे साथ इस पे क्या हो सकते हो, कनेक्ट हो सकते हो। ये हमारा जो हमारा ये देखते हो ऐड अंकल का ये है कॉन्टैक्ट, हम आप इनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, आप हमको इससे मेल भी कर सकते हो। और हमारे साथ आप टेलीग्राम पे भी बाय यूजिंग दिस यूट्यूब पे, और यहाँ पे भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। तो यहाँ पे कर सकते हो। होपफुली जो आज हमारा जो टॉपिक था, जो हमारा टॉपिक था कि हमारा क्या एजम्पशंस है फ्लूइड मैकेनिक्स में विस्कोसिटी क्या होता है, तो आपको समझ में आ गया होगा। बेसिकली मैं अगर एक बार इसको कोरिलेट करूं तो आपने देखा दो आपकी बेसिकली मेजर ये आपका एजम्पशन था। पहला तो था नो स्लिप कंडीशन, मतलब जो सरफेस के साथ आएगा उसकी वेलोसिटी वही होगा जो सरफेस के हम रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाएगा। और दूसरा आपने देखा था कि कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यू एप्लीकेबल है। तीसरा आपने देखा विस्कोसिटी, विस्कोसिटी का मेजर काम होता है लॉसेस कराना। अलग बात है लिक्विड में जो विस्कोसिटी हो रहा था कोहेजन के कारण हो रहा था, जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कोहेजन फोर्स घट जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल दूर दूर जाएगा, है ना, मॉलिक्यूल जब दूर दूर जाएगा तो कोहेजन फोर्स कम हो जाएगा। जब आपका कोहेजन फोर्स कम हो जाएगा तो विस्कोसिटी कम हो जाएगा। बट उल्टा अगर आप गैस की बात करते हो मेरे दोस्त, तो गैस में क्या होता है, जो हमारा लॉसेज होता है, विस्कोसिटी मींस लॉसेज ही ना, तो जो हमारा लॉसेज होता है वो मोमेंटम कोलिजन कारण होता है या मोमेंटम ट्रांसफर कारण होता है। जितना कोलिजन होगा उतनी ज्यादा लॉसेज होगी, है ना। तो आप अगर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो लॉसेज क्या होता है उसका बढ़ जाता है, बिकॉज कोलिजन ज्यादा होगा, इसलिए आपका लॉसेज बढ़ जाता है, ठीक है। तो माय डियर फ्रेंड्स, थैंक यू ऑल ऑफ यू, और आप हमारे साथ इस पर कनेक्ट हो सकते हो टेलीग्राम यूट्यूब। और हमारा अभी मैं बता दूं जो हमारा पेड कोर्स है वहाँ पे फ्लूइड मैकेनिक्स चल रहा है गेट के लिए, तो आप और जेई के लिए भी, तो आप चाहो तो हमारा पेड कोर्स भी ले सकते हो। चीज़ें और भी बहुत ज़्यादा डिटेल्स हम लोग वहाँ भी देखेंगे, so you can join us with on our paid course also, okay। तो यहाँ तक कोई डाउट है मेरे दोस्त, तो बताओ, हैव यू एनी डाउट टिल नाउ, एनी डाउट, कोई डाउट हो तो बताओ, और आप हमें बात भी कर सकते हैं, एनी क्वेरी एनी डाउट नहीं है। या अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जब हम नेक्स्ट सेशन में आएंगे देन आई विल टेक योर डाउट्स, ओके माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।